वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 22 अप्रैल को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो द हिंदू का है, द चैलेंजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें कुछ नए एस्पेक्ट और क्रिएटिव सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। वो नया एस्पेक्ट और क्रिएटिव सॉल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप लिख लेते हैं तो आपको मेंस में काम आएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द स्टोरी ऑफ इंडेलिबल इंक, अ लास्टिंग सिंबल ऑफ इलेक्शन। इसमें जो इंडेलिबल इंक, जो उंगली में आपके इंक लगाई जाती है लेफ्ट हैंड फिंगर इंडेक्स में, उसके बारे में बात करेंगे। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, इस इंक को कब बनाया गया, कहाँ बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। हमारा लास्ट आर्टिकल होगा फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट ट्रिगर्ड, व्हाट डज इट मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, प्रीलिम्स 2024 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% दिख सकता है। पहले भी ये आर्टिकल आया है, तब भी मैंने बताया था, और दोबारा रिवीजन करने के लिए भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ये आपको इस साल 100% दिख सकता है 24 में। अगर आपको हमारा एनालिसिस समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द चैलेंजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ऐसे के लिए भी यार आपको काफ़ी काम आ सकता है। बहुत अच्छा कंटेंट इसमें दिया हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। इंडिया जो है ट्रांजिशन कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, तो उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं एट लोकल लेवल, इस पर बात करेंगे। थोड़ा अलग आर्टिकल है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, वो आप नोट डाउन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस हैं, उसे आप अपने मेंस के आंसर में ऐसे में भी लिख सकते हैं। इवन प्रीलिम्स में भी ऐसी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। ठीक, तो जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो भी हाईलाइट करेंगे 2024 प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। आर्टिकल की शुरुआत बहुत अच्छी की गई है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के द्वारा एक स्पीच दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट 2 years आर एसेंशियल इन सेविंग अवर प्लानेट। तो यहाँ पर आर्टिकल में क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्जेंसी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमें जल्द से जल्द काम करना पड़ेगा। जितने भी चैलेंजेस हैं जो हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड फेस कर रहे हैं, उसको ओवरकम करने के लिए सब सारी ग्लोबल कम्युनिटी को मिल करके काम करना होगा, नहीं तो जो प्लानेट है उसको नहीं बचाया जा सकता। ठीक, तो यहाँ पर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की गई है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, ये आप अपने मेंस के आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं या फिर कंक्लूजन में, तो ये सारी चीज़ें आप लिख के भी रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर प्लानेट को बचाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए अगले 2 साल बहुत कीमती हैं। प्लानेट को बचाने की बात क्यों हो रही है यार, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ते जा रहा है, क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट हो रही है, शॉर्टेज ऑफ वाटर देखने के लिए मिल रहा है, और ऐसे कई सारे एनवायरमेंटल इश्यूज भी देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर हम करंट डेवलपमेंट मॉडल की बात करें, तो जो हमारा करंट डेवलपमेंट मॉडल है वो अनसस्टेनेबल है, इनइक्विटेबल है, और उसके कारण बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है। हालांकि इंडिया ने जो है एम किया है टू अचीव नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2070। नेट ज़ीरो का मतलब क्या है, ओवरऑल जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा उतना ही सिंकिंग भी हो जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा होगा उतने पेड़ ऐसे लगा दिए जाएंगे कि जितना एमिशन है उतना पेड़ उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो ओवरऑल जो एमिशन होगा वो ज़ीरो एमिशन होगा बाय 2070। हमने ये प्लान किया है, और इसे हम लेड कैसे कर रहे हैं, बाय मैसिव ट्रांजिशन टू लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी। हमारा सारा का सारा फोकस किस पे है, ट्रांजिशन करने पे है टूवर्ड्स लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी। हम खूब सारे सोलर पावर प्लांट लगाने में लगे हैं, विंड एनर्जी पावर प्लांट लगाने में लगे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रांजिशन है कोल से किसके तरफ हम आ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ आ रहे हैं। और जो हमारा ट्रांजिशन होगा उसके लोकल लेवल पर जो आउटकम्स हैं वो क्लियर नहीं है, और इस आर्टिकल में वो लोकल लेवल्स पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक, तो लोकल और नेशनल लेवल पर जो ये प्रोजेक्ट है, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट, इनकी सस्टेनेबिलिटी पे चर्चा करते हैं। 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक, सबसे पहला तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो सोलर पार्क है उसको लगाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लैंड की।
ठीक। तो लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा चैलेंज भी लैंड एक्विजिशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए भी आपको लैंड एक्वायर करने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो भी आपको जो है लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जो है इंडिया ने जितने सोलर पार्क लगाए हैं, टोटल कितनी लैंड यूज़ हुई है? 214 स्क्वायर किलोमीटर लैंड अभी तक इस्तेमाल की गई है। लेकिन एक स्टडी के एस्टिमेट के हिसाब से अगर इंडिया को नेट ज़ीरो टारगेट अचीव करना है तो ऑलमोस्ट 50,000 से 75,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, जो लगभग तमिलनाडु के हाफ ऑफ द साइज़ की यहाँ पर लैंड की हम बात कर रहे हैं। अब लोकल लेवल पर इसका क्या असर पड़ता है, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर दो जगह की केस स्टडी की बात की है। एक तो सोलर पार्क जो कि राजस्थान में भडला में लगाया गया है और दूसरा पावागाड़ा में लगाया गया है। दोनों ही लार्जेस्ट सोलर पार्क हैं, ठीक। ये विलेज की बात कर रहे हैं। लोकल लेवल पर फार्मर के ऊपर इन दोनों जो सोलर पार्क लगाए गए हैं इसका क्या असर पड़ा है। तो जो भादला है उसकी बात करें तो फार्मर्स वहाँ के बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी सेक्रेड कॉमन लैंड को गंवा दिया, जिसे ओरांस कहा जाता है। जो पेस्टोलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ग्रेजिंग के लिए एरिया था वो श्रिंक हो चुका है और इसलिए उनको जो अपने लाइव स्टॉक है उसे थ्रो अवे प्राइसेस में सस्ते दामों में बेचना पड़ गया। और उन लोग जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि उनको जो है अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 रिकॉग्निशन देना चाहिए। वहीं दूसरा जो केस है फार्मर्स पावागाड़े के, वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि जो उन्होंने लैंड दे के रखी है उससे उनको एक इनकम आ रही है, जो लीज़ करने के कारण उन्होंने जो लीज़ पर लैंड दे रखी है उनको एक एनुअल इनकम बन गई है, जिससे वो काफ़ी खुश हैं। और एग्रीकल्चर से उनको जो है इनकम डायरेक्टली हर बार इतनी फिक्स्ड इनकम नहीं मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं जो लैंड की क्वालिटी है उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है। अगर लैंड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, तो वो लैंड को अगर हम एक्वायर करते हैं सोलर पावर प्लांट के लिए तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है किसका? फार्मर का। इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज भी इन सारी चीज़ों से आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो केसेस के बारे में बात की। नेक्स्ट चैलेंज क्या है? जो सोलर पार्क है वो नेशनल और रीजनल स्केल में compete कर रहे हैं एसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज से। एसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पानी, वाटर स्कैरसिटी का जो इशू है हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, और जो सोलर पार्क है उनको डेवलप करने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उसको ऑपरेशनल करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि जो सोलर पैनल हैं उनकी रेगुलरली क्लीनिंग होती है और उनको क्लीन करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लार्ज अमाउंट में पानी की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बावजूद भी जो हमारे नेशनल लेवल एस्टिमेट हैं जो कि ये बताते हैं कि कौन कौन सी लैंड अवेलेबल है सोलर पार्क के लिए, उनमें वाटर की अवेलेबिलिटी अकाउंट में नहीं ली गई है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही। जैसे ही आप लैंड एक्वायर करते हैं तो बाकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से क्या हो जाता है? कॉम्पिटिशन हो जाता है। लैंड बाकी चीज़ों के लिए भी तो ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर। जनरली आप फार्मर की लैंड ले रहे हैं तो एग्रीकल्चर से आप कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं? सोलर पार्क पे शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होगी, और जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होगी तो उसके इम्पैक्ट तो होंगे ही किस पे? फूड सिक्योरिटी पे। फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ेंगे ना, क्योंकि अब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जहाँ पर पहले एग्रीकल्चर हो रहा था वहाँ पर अब सोलर पार्क के थ्रू क्या हो रही है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये कुछ इम्पैक्ट जो है हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है उन पे भी तो इम्पैक्ट हो सकता है। जब हम एक लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन करते हैं सोलर पार्क का किसी भी लोकेशन पे, तो उसके बायोडाइवर्सिटी पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट से आप बोलें कि डेजर्ट में हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है उस बंजर ज़मीन में सोलर पार्क डेवलप करते हैं। तो डेजर्ट भी बहुत सारी एसेंशियल इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर हम उसे डिस्टर्ब करेंगे तो वो उल्टा क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो आपका सोलर पावर प्लांट है वो सॉल्यूशन बन रहा था, लेकिन वो तो प्रॉब्लम बनते जा रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं
ये जो इम्पैक्ट है लोकल लेवल पर, इसकी प्रॉपरली रिसर्च नहीं किया गया है, ये अंडर रिसर्च है स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, लोकल लेवल पर इसके क्या असर पड़ रहे हैं, फार्मर के ऊपर क्या असर पड़ रहे हैं, फूड सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ रहा है, वाटर रिक्वायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, और बायोडाइवर्सिटी पे क्या असर पड़ रहा है। ये 4 चैलेंजेस के बारे में हमने बात की और इसके लिए आपको बेहतर रिसर्च करने की ज़रूरत है। अब कुछ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। जो लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल कैसे हैं, सिमिलर हैं टू लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इन विच वी डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसी की तरह ये लार्ज स्केल सोलर पार्क हैं। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इनजस्टिस हुई है पास्ट में, जैसे कि लोगों की ज़मीन ले ली, उन्हें पैसे नहीं दिए गए, उनको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट नहीं किया, रीसेटल नहीं किया गया, ये इनजस्टिस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हमें रिपीट नहीं करना है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहला सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सॉल्यूशन इनोवेटिव और क्रिएटिव हैं, आप लिख सकते हैं। पहला सॉल्यूशन है एक्सपेरिमेंट विथ ओनरशिप मॉडल इज़ वन अप्रोच। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? जो पार्क है ये ज़रूरी नहीं कि ये स्टेट ओन हो या फिर प्राइवेट ओन हो। ये जो पार्क हो सकते हैं वो कम्युनिटी के इनिशिएटिव हो सकते हैं, ये कम्युनिटी ओन हो सकते हैं। जो कम्युनिटी है वो ये पार्क को ओन करे, सारी जो लैंड होंगी आसपास जितने भी फार्मर हैं वो लैंड पुल करें और वो खुद जो है सारे के सारे लोग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, सोलर पार्क का क्या करें, ओनिंग करें और इसके जो है ओनर बने। ठीक, तो सामूहिक कम्युनिटी इनिशिएटिव जो है बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है टू जनरेट रेवेन्यूज फॉर ऑल द फार्मर और फॉर ऑल द लोकल पीपल विच आर मेनली ओन दिस सोलर पार्क। ठीक, ये चीज़ें क्लियर है क्या? तो अगर पूरी की पूरी कम्युनिटी ओन करेगी तो लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा, और यही अगर ओन करेंगे तो जो भी प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लाइवलीहुड पे जो होने वाला नुकसान है, जो लोगों की जॉब्स जा रही थी, वो भी नहीं होगी। इसके अलावा फर्दर इससे बहुत छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस भी जो है क्या किए जा सकते हैं, शुरू किए जा सकते हैं, अगर प्रॉपरली स्किलिंग प्रोवाइड की जाए तो, जिससे उनकी इनकम जो है बेहतर होगी, लोकल इकॉनमी बेहतर होगी। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। प्लस स्किल प्रोवाइड किए तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि जो भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड लोगों की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है कि अगर मान लीजिए आपने रूफटॉप पे सोलर पैनल लगाया हुआ है और आपका वो ख़राब हो जाता है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? उसे सुधारने वाले की। तो इस तरह की स्किल भी अगर प्रोवाइड की जाती है लोकल लोगों को तो इस तरह की कई जॉब्स क्रिएट हो सकती है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव है। ये ओनरशिप के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें ओनरशिप, कॉमन ओनरशिप रहेगी कम्युनिटी की। ठीक, तो ये हम कर सकते हैं। इससे जो पहले की इनजस्टिस हुई है वो भी नहीं होगी और मेन जो ओनर रहेंगे वो लोकल पीपल ही रहेंगे। जो पूरी प्रोसेस होगी वो लोकल ड्रिवन प्रोसेस होगी। दूसरा क्या है, जो सोलर और विंड पार्क का डेवलपमेंट है उसे एग्जम्प्ट किया हुआ है एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट से। जो EIA प्रोसेस है वो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप सोलर और विंड पार्क का डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि यार इन प्रोजेक्ट में भी आप लार्ज स्केल लैंड एक्वायर कर रहे हो, और कोई भी प्रोजेक्ट हो उसकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ ज़रूर होती है। बिल्कुल ये पॉल्यूशन नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे सोशल इम्पैक्ट होंगे लोगों के ऊपर। उनकी ज़मीन जाएगी, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा, तो उनके ऊपर जो पड़ने वाले सोशल इम्पैक्ट है उसका असेसमेंट तो करना ही चाहिए। जो भी सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होंगे उसको लिमिट करने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए ये चीज़ों को दोबारा से चेंज कर लाना होगा और EIA के अंदर ये चीज़ें करनी होगी। ऑफकोर्स सरकार जो है जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसे तेज़ी से इम्प्लीमेंट करना चाहती है सोलर और वाटर पार्क से रिलेटेड, इसलिए उन्होंने EIA रिक्वायरमेंट हटाई है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। लेकिन फिर भी ये रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, नहीं तो हम बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन टाइम किया था, क्योंकि उस समय हमारी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा अर्जेंसी थी कि हमने जितने भी नेगेटिव और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज है उसके बारे में सोचा ही नहीं, और सोचा भी तो भी ये सोचा कि अभी बहुत ज़रूरी क्या है, पहले तो भाई हम आत्मनिर्भर बन जाएं, फूड सिक्योरिटी आ जाए। उसी तरीके से यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा अर्जेंसी हो गई है चीज़ों की कि हम ये सोच रहे हैं कि भाई पहले तो हम ट्रांजिशन करें, फिर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बाद में देखेंगे। तो ये वही वाली प्रोसेस रहेगी, फिर बाद में सस्टेनेबिलिटी चिल्लाना पड़ जाएगा। ठीक, इसके अलावा कोई मैकेनिज्म भी नहीं है कि जो लैंड आप ले रहे हैं लीज पर
फार्मर से या जो भी लोकल लोगों से उनको प्रॉपरली पैसा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या करने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों के लिए प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो लोकल गवर्नेंस यूनिट है उनको प्लानिंग और प्रोसेस दोनों में इन्वॉल्व करिए, ताकि जो सोशल पार्क डेवलपमेंट जो सोलर पार्क डेवलपमेंट है वो सोशल डेवलपमेंट का कारण भी बन पाए। लोकल लोग अगर करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो प्रोटेस्ट नहीं होगा और सारी चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से इम्प्लीमेंट हो सकती है, जो सरकार भी चाहती है। और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अनइंटेंडेड, जो कि लोकल लेवल पर पड़ने वाले हैं, वो भी कम से कम रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो वेस्टलैंड क्लासिफिकेशन है उसको भी ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। कौन सी लैंड वेस्टलैंड है, कौन सी लैंड वेस्टलैंड नहीं है। और जो फार्मर्स हैं, बहुत सारे फार्मर्स, उनको FRA एक्ट के अंदर जो है रिकॉग्निशन देने की ज़रूरत है, ताकि जो कम्युनिटी है उनकी कॉमन लेवल पर ऑनरशिप बढ़ जाए। ठीक, FRA के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में बनाया गया था, जिसके अंदर जो कम्युनिटी है उनको लैंड की कॉमन ऑनरशिप दी जाती है। राइट टू फेयर यूज़, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ताकि वो जो रिसोर्सेज हैं उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके और इस लैंड से उनको बाहर निकाला ना जाए। तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं। तो जो कम्युनिटी है, जो कॉमन लोग हैं, उनको FRA के अंदर जो है क्या देने की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, हमको जो है एनकरेज करनी चाहिए रिसर्च विथ एग्रीवोल्टिक्स। एग्रीवोल्टिक्स का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर प्लस फोटोवोल्टिक्स। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक ही ज़मीन में सोलर पैनल और एग्रीकल्चर, मतलब हम सोलर एनर्जी जनरेट भी कर रहे हैं और एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर सोलर पैनल ऐसे लगा देते हैं अलग अलग रो में, और बीच में जो है आप शेडेड प्लांट्स लगा दें, मतलब शेडेड लविंग प्लांट्स हैं वो लगा दीजिए। जहाँ पर धूप की ज़्यादा ज़रूरत है, वो जो बीच का एरिया है जहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ रही है, वहाँ पर आप वो लगा दीजिए। तो इस तरीके से हमें एग्रीवोल्टिक्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। जो रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलपमेंट किसके साथ कर रहा है, एग्रीकल्चर के साथ कर रहा है। ये जो टर्म है ये 1982 में पहली बार दिया गया था। ठीक है, तो ये पुराना कंसेप्ट है। यहाँ पर हम एग्रीकल्चर और सोलर एनर्जी दोनों को मिक्स कर रहे हैं। बेसिकली सोलर विथ एनर्जी इज एग्रीवोल्टिक्स। यहाँ पर एनर्जी भी क्रिएट हो रही है और जो स्पेस बचेगा क्रॉप्स के लिए, गेजिंग के लिए, वो भी रहेगा बिटवीन द पैनल्स। ठीक, तो ये एक सस्टेनेबल वे है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, यहाँ पर जो फार्मर है वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ एनर्जी दोनों रहेंगे और फूड का भी प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। जिस तरह के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड चीज़ों में आ रहे हैं, उसी तरीके से जो बाकी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उससे रिलेटेड भी आपको यही सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। इसी तरह के चैलेंजेस और इसी तरह के आपको अपॉर्चुनिटीज़ लोकल लेवल पर मिलेंगे। जैसे कि अगर विंड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी के एडवर्स कॉन्सिक्वेंस हमें बर्ड इकोसिस्टम में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में हमें लोकल लेवल पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। जो भी आप जो है रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉय कर रहे हैं, जो भी आप प्लांट लगा रहे हैं, उसमें उसको लगाने के पहले जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो अनसस्टेनेबिलिटी है, उसके इम्पैक्ट को हमें कम करना होगा। इसके अलावा जो लार्ज स्केल पर रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांजिशन हो रहा है, उससे लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। लेकिन नेशनल लेवल पर जो एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें बहुत ज़्यादा मैसिव शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा। कैसे शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा भाई, जब जैसे जैसे कोल से आपका जो है शिफ्टिंग होगी किसके तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, तो आपको क्या बोलते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है लोकल लेवल पर बढ़ रहा है, लेकिन कोल वाले लोग क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ऐसे कोल में जो काम कर रहे लोग हैं उनको स्किल्ड प्रोवाइड करना ज़रूरी है, नहीं तो इनकी लाइवलीहुड खतरे में आ सकती है। तो ये हमारे कुछ क्या होंगे, सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कंक्लूजन भी बड़ा अच्छा लिखा है, वी आर एट अ कस्प ऑफ सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, दिस टाइम इन्वॉल्विंग एनर्जी। हम लोग एकदम कस्प पे खड़े हुए हैं सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के, लेकिन इस बार जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो रहा है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी वाला हो रहा है, ग्रीन एनर्जी वाला हो रहा है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना होगा। और जो हमने पहले गलती की है, अनसस्टेनेबल ग्रीन रिवॉल्यूशन किया था,
उस गलती को हमें नहीं करना है। जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसे पहले से ही एंटिसिपेट करना है, पूर्व अनुमान लगाना है, और ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो इससे इकोलॉजिकल और इकॉनमी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, जिसके फार रीचिंग इम्पैक्ट हो सकते हैं हमारी लोकल इकॉनमी के लिए और ओवरऑल पूरी कंट्री के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए, हमारे प्लैनेट के लिए। ये बेसिकली आपका क्या है, ये कंक्लूजन है। ये आप जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इसी तरीके से छाप भी सकते हो। ठीक, तो ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल क्लियर है। नेक्स्ट आर्टिकल है द स्टोरी ऑफ इंडेलिबल इंक, अ लास्टिंग सिंबल ऑफ इलेक्शंस। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में नहीं पूछा जाएगा। जो इंक आपको लगाई जाती है जब आप वोट देकर आते हैं, तो वो इंक के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। उसके बारे में, उसका कंपोजिशन क्या है, कब से इसे यूज़ किया जा रहा है, क्या इसे इंडिया में बनाया जाता है या फिर बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। प्री में आपको पूछा जा सकता है, इलेक्शन ईयर है तो 100% इससे रिलेटेड आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जा रहा है, वो है इलेक्शन फेस्टिवल। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है और इलेक्शन फेस्टिवल यहाँ पर जो शुरू होते हैं तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। अभी लोकसभा इलेक्शन होंगे, फिर 1 साल बाद 5 राज्यों में फिर इलेक्शन, फिर अगले 5 राज्यों में, फिर 5 राज्यों में, और ये चलता ही जाता है। तो हमारे यहाँ जो हमेशा चलने वाली चीज़ है वो है IPL और दूसरा इलेक्शंस। इसलिए जो सरकार है वो चाहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो और सारे इलेक्शन एक साथ ही किए जाएं। हालांकि उसमें कई सारे इश्यूज़ हैं, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको देखने के लिए मिलेगी इस वक्त, वो है लोगों के हाथ में एक निशान जो आपको वो दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। आप इंस्टाग्राम खोलिए या फिर आप फेसबुक खोलिए या फिर ट्विटर खोलिए, एक उंगली दर्शाते हुए एक इंक का निशान आपको देखने के लिए मिलेगा लोगों की उंगलियों में। ये उंगली आपकी तरफ या किसी गलत तरीके से नहीं दिखाई जा रही है। इसको दिखाने का पर्पस है कि लोगों ने अपना वोट दे दिया है। और ये वोट की शुरुआत 19 अप्रैल को हुई है 17वीं लोकसभा के इलेक्शन की, और अगले 7 फेजेस में इसी तरीके से आपको उंगलियां दिखाई जाएगी सोशल मीडिया में। लोग बताएंगे कि उन्होंने अपने जो राइट टू वोट है उसका यूज़ कर लिया है और अपनी फेवरेट पार्टी को वोट दे दिया है। तो ये जो उंगली में इंक लगती है, इस इंक के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। ठीक, तो जो इलेक्शन है वो फ्राइडे का फर्स्ट फेज शुरू हो चुका है लोकसभा इलेक्शन का, और जो मेन चीज़ हमारे इलेक्शन में रहती है वो उंगली में लगी हुई ये इंक रहती है, और इसी को दर्शा के लोग बताते हैं कि हमने वोट दे दिया है। ये इंक की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले जो लिंक है, ये इंक है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वेस्ट किसने की थी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की थी। किसको की थी? CSIR को, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को। ये बेसिकली फ्रॉडलेंट वोटिंग को ख़त्म करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए ये इंक की शुरुआत की गई थी। क्या होता था, जब इनिशियल ईयर में बैलेट पेपर हम यूज़ करते थे, तो जब बैलेट पेपर दिया जाता था तो हाथ में क्या किया जाता था? इंक लगा दी जाती थी। क्योंकि ये इंक 72 घंटे तक के मिट नहीं सकती और तुरंत ड्राई हो जाती थी, तो ये इंक लगाने के बाद दोबारा से आप बैलेट पेपर लेकर नहीं जा सकते। कई बार क्या होता, नहीं तो लोग आ रहे हैं, अपना बैलेट पेपर लिया और फिर दोबारा लाइन में लग गए और फिर बैलेट पेपर ले लिया। ठीक, तो उस समय जो आपके आइडेंटिटी कार्ड हुआ करते थे, जो वोटर आईडी हुआ करते थे, तो वो उतना अच्छा डेटा तो था नहीं, है ना। तो उस समय यही किया जाता था, एक इंक लगा दी जाती थी और उससे आप बार बार वोटिंग ना करें, फ्रॉड ना हो वोटिंग में, उसको रोकने के लिए इस इंक का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, तो इससे रिलेटेड जो रिसर्च वर्क है 1950 में चालू हुआ, और बाद में जो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसने इस इंक को बनाने के बाद इसको पेटेंट करवाया। जो मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड है उनको इसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम दिया गया। वो अकेले सोल मैन्युफैक्चर हैं। जो
मैसूर पेंट और वार्निश लिमिटेड है, इट इज़ ओन्ड बाय कर्नाटक का गवर्नमेंट। कर्नाटक गवर्नमेंट इसे ओन करती है। 1937 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था बाय नलवाड़ी कृष्णराज वोडेयार, जो कि महाराज थे मैसूर के, उनके द्वारा इसे 1937 में इस्टेब्लिश किया था। और 1962 के बाद से ये इंक बनाने के बिजनेस में है और कर्नाटका गवर्नमेंट इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इंक के थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में हो जाएगा। अब इसका जो यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं और स्टैट्यूटरी प्रोविज़न के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बताया मैंने आपको। आरपीए एक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न आता है आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। तो इस एक्ट में भी इनकम मेंशन किया हुआ है। इस एक्ट सेक्शन 61 में लिखा हुआ है कि रूल्स कैन बी मेड, मतलब आप रूल्स बना सकते हैं किससे रिलेटेड, फॉर मार्किंग विद द इंडेलिबल इंक ऑफ द थंब और एनी अदर फिंगर ऑफ एवरी इलेक्टर हु अप्लाइज फॉर बैलेट पेपर। इसमें क्लियर कट लिखा है सेक्शन 61 में कि आप रूल्स बना सकते हैं किससे रिलेटेड, फॉर मार्किंग विद इंडेलिबल इंक। जो इंडेलिबल इंक है उससे मार्किंग करने से संबंधित रूल बनाया जा सकता है। या तो थंब में आप ये लगा सकते हैं इनको, या फिर किसी भी फिंगर में अप्लाई कर सकते हैं बिफोर गिविंग द बैलेट पेपर। इससे संबंधित रूल को बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो है और एक और सेक्शन है जहाँ पर आरओपीए में इसकी बात की गई है, वो है फॉर प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ एनी बैलेट पेपर टू एनीवन हैविंग अ मार्क। ठीक, इस पे भी आप रूल्स बना सकते हैं। सेक्शन में क्लियर कट लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कि आपको जो है अगर किसी को मार्क कर दिया जाता है इस इंक से, उसके बाद उसे वो बैलेट पेपर नहीं दिया जाएगा। ये प्रोविज़न आज भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है यार, जो साइंस है इसके पीछे की ना, वो इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो थोड़ी बैकग्राउंड के बारे में हो गई, एक आध स्टेटमेंट आ सकता है। ठीक, तो ये जो इंक है इसको इंडेलिबल क्या बनाता है ये देखते हैं। इंडेलिबल का मतलब तो पता है, पूरा आर्टिकल मैंने यही समझ के पढ़ा दिया कि आपको इंडेलिबल का मतलब पता होगा, लेकिन शायद ये मेरी गलती थी। इंडेलिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड और वॉश आउट, जिसे हम रिमूव और वॉश आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो गलती हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इंडेलिबल इंक की बात करते हैं, तो इंडेलिबल इंक में कौन सा कंपाउंड होता है, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, ये कलरलेस कंपाउंड होता है एंड इट बिकम विजिबल ओनली व्हेन एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट लाइट लाइक सनलाइट। ठीक, जब आप सनलाइट के सामने इसे रखेंगे तभी ये एक्सपोज होगा, तभी ये जो है क्या करेगा, दिखाई देगा, अदरवाइज ये विजिबल भी नहीं होता है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। लगभग इसमें 20% कंसंट्रेशन किसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट का होता है। और जो इंक होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको रिमूव करना, एटलीस्ट फॉर द 72 आवर्स और मोर आफ्टर द एप्लीकेशन। 72 घंटों तक तो आप इसे रिमूव कर ही नहीं पाओगे, है ना। अगर आप सोच रहे हो कि इसे तुरंत रिमूव करके वापस लग के 2-4 वोट अपनी फेवरेट पार्टी को और दे दो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोस्त, अगर ये इंक एक बार आपको लग गई है। ठीक, इट ऑल्सो कंटेन्ड अ सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल टू अलाउ इट फास्टर ड्राइंग। इसमें जो है सॉल्वेंट भी मिक्स होता है अल्कोहल की तरह। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप है ना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा इंक की बॉटल ना लें, इससे अल्कोहल निकाल के, हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं, दिक्कत हो सकती है। कोविड समय में बहुत सारे लोग है ना, जो अल्कोहल की कमी होने के कारण वो किसमें आपका जो सैनिटाइज़र है उसको यूज़ कर रहे थे, तो उससे बहुत लोगों की जान चली गई थी। तो बिल्कुल इधर इस रास्ते में नहीं आएंगे। अल्कोहल ज़रूर सॉल्वेंट है ताकि ये तेज़ी से ड्राई हो पाए, एकदम तुरंत सूख जाती, जैसी लगती है ना हाथ में वैसे ही सूख जाती है। ठीक, ताकि आप तुरंत मिटा ना पाओ। ये चीज़ें क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं 25 कंट्री में, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कंबोडिया और मालदीव्स के जो वोटर हैं पूरी उंगली को इस इंक के अंदर घुसा देते हैं। बुर्किना फासो की बात करें तो वहाँ पर जो है ब्रश से अप्लाई किया जाता है, और टर्की में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने यहाँ इंडिया में कौन सी फिंगर में यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है उसमें लगाया जाता है। ये भी याद रखोगे, ऐसी चीज़ें पूछ लेता है यूपीएससी, कुछ भी पूछ सकता है बाद में, फिर रोने का नहीं है। ठीक, ये हमारा आर्टिकल था, चीज़ें क्लियर है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट ट्रिगर, व्हाट डज इट मीन। ऐसा सेम आर्टिकल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, इसलिए रिवीजन के तौर पर ये आर्टिकल दोबारा से मैं ले रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया हुआ है और प्रीलिम्स 2024 में कोरल से रिलेटेड
क्वेश्चन आपको दिख सकता है। ये 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट ट्रिगर हुआ है रिसेंटली और आपको कोरल है क्या इसके ऊपर आ सकते हैं, कोरल ब्लीचिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके ऊपर आ सकता है, कोरल ब्लीचिंग होने के रीजंस क्या हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। द 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट हैज़ बीन ट्रिगर्ड बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओशनिक टेम्परेचर which is confirmed by the United States National Oceanic Atmospheric Administration last week। यूनाइटेड नेशन का जो नेशनल ओशियनिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कंफर्म किया है कि 4th ग्लोबल मास ब्लीचिंग इवेंट ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। किसके कारण? हाई ओशन टेम्परेचर्स के कारण, हाई ओशन वार्मिंग के कारण। तो सबसे पहले कोरल क्या है, कोरल रीफ क्या है, इसे समझ लेते हैं। कोरल आर एनिमल विच आर सेसाइल, ये टर्म याद रखेंगे। सेसाइल क्या होता है वो एनिमल जो अपने आप को परमानेंटली किससे अटैच करते हैं, ओशन फ्लोर से अटैच कर लेते हैं। जो कोरल्स होते हैं अगर आप देखेंगे तो बड़े टाइनी टाइनी टेंटिकल्स होते हैं, उस टेंटिकल का इस्तेमाल करके जू प्लैंकटन वगैरह को पकड़ लेंगे, छोटी छोटी फिशेस को पकड़ लेंगे और उसी को वो खा लेते हैं, ठीक। और इंडिविजुअल कोरल को क्या कहा जाता है, पॉलिप कहा जाता है। ये जो पॉलिप है ये 1000 ऑफ पॉलिप है ना, जेनेटिकली आइडेंटिफाई पॉलिप एक साथ रहते हैं कॉलोनी बना के। कभी भी आप जब भी कोरल को देखोगे इंडिविजुअल आपको पॉलिप दिखाई देंगे ही नहीं, हमेशा ये कॉलोनी में ही पाए जाते हैं। अगर हम कोरल की बात करें, दो तरह से इसे क्या किया जा सकता है, क्लासीफाई। एक होता है सॉफ्ट और दूसरा हार्ड। जो आपके कोरल रीफ बनते हैं वो किससे बनते हैं हार्ड कोरल से बनते हैं, ठीक। कोरल रीफ क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, आप एकदम पहाड़ नुमी स्ट्रक्चर होते हैं पानी के अंदर। अगर आपने देखा होगा पूरा कोरल का जो स्केलेटन है उससे ये रीफ बनता है। जब कोरल डाई हो जाते हैं उसके बाद जो उसका स्केलेटन पोर्शन होता है उसी के थ्रू ये जमा होते जाते हैं ऐसे स्केलेटन, और एक बहुत बड़ा रीफ पहाड़ तरह का बन जाता है जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं। चीज़ें क्लियर है। जो हार्ड कोरल होते हैं उसके आसपास का जो स्केलेटन होता है वो लाइमस्टोन का बना होता है, और जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो वो ये आसपास के स्केलेटन को छोड़ देते हैं, और फिर यही स्केलेटन जो पॉलिप्स होते हैं वो इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर ये स्केलेटन ऐसे लेयर बाय लेयर जमा हो जाते हैं और इसी से आपकी कोरल रीफ बन जाती है। अब सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। कोरल का इतना सिग्निफिकेंस क्यों यार? अगर आप कोरल रीफ की बात करेंगे तो कोरल रीफ एज ए इकोसिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम होता है। अगर ओशन की बात करें तो ओशन का जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो क्या है, कोरल रीफ इकोसिस्टम है। यहाँ पर मिलियंस ऑफ अनडिस्कवर्ड स्पीशीज इस पर्टिकुलर कोरल रीफ में, या फिर आपको एक सिंगल कोरल रीफ की लाइन में आपको मिलियन ऑफ स्पीशीज जो है मिल सकती है, जो आज तक डिस्कवर भी नहीं हुई है। लगभग बात करें इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से सिग्निफिकेंस तो 2.7 ट्रिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज ये रीफ आपको प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू 2020 एस्टिमेट्स। लगभग 500 मिलियन के अक्रॉस जो पीपल हैं पूरी दुनिया के वो कोरल पे डिपेंडेंट है, उनकी लाइवलीहुड इस पे डिपेंडेंट है, फूड, इनकम, इन सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट है। और कोरल रीफ 97% ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वेव्स, स्टॉर्म और फ्लड क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्व कर सकते हैं। अगर आपने कोरल हटा दिया तो समझ लीजिए ये सारी की सारी जो एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, लैंड पर जाएगी, और अगर लैंड पर पहुँचेगी तो कितना कैटास्ट्रॉफ, कितना डिज़ास्टर करेगी आप इसका कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमारे इकोसिस्टम के लिए कोरल का होना एसेंशियल है, नहीं तो बहुत ज़्यादा जो है हम पे इसके गलत प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, तो कोरल को समझ लेते हैं। कोरल में एक अलगे होता है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ जिसका नाम है ज़ूएंथिली, ठीक। ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कोरल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में होता है। ये अलगे का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, और जो आपका कोरल है ये इसको हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिस पे रह करके प्रॉपर तरीके से ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और ये जो कोरल है उनको क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन में म्यूचुअली बेनिफिट कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, मान लीजिए कोई भी स्ट्रेस, एकदम से स्ट्रेस सिचुएशन आएगी तो उस समय कोरल क्या करता है, जो ये अलगे है ज़ूएंथिली,
इसको जो है अपने से रिमूव कर देता है, बाहर कर देता है। क्योंकि जो कोरल का कलर है वो इस अलगे के कारण आता है, तो जैसे ही इस अलगे को बाहर करता है तो कोरल एकदम वाइट कलर का हो जाता है, जिसे हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। चीज़ें क्लियर है? तो ये चीज़ें कब होती है? जब भी कोई स्ट्रेस सिचुएशन आती है। कोरल बहुत सेंसिटिव होते हैं लाइट को लेकर के, टेम्परेचर को लेकर के और पॉल्यूशन को लेकर के। लाइट कम ज़्यादा हुई तो स्ट्रेस सिचुएशन, पॉल्यूशन कम ज़्यादा हुआ तो स्ट्रेस सिचुएशन, टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ तो स्ट्रेस, और ऐसी सिचुएशन में ये अलगे को रिमूव कर देता है और फिर कोरल ब्लीचिंग होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में। कोरल ब्लीचिंग डज नॉट नेसेसरली लीड टू डेथ ऑफ कोरल। ये ध्यान रखेंगे, अगर कोरल ब्लीचिंग हो रही है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोरल अब ख़त्म होगा ही होगा, डेथ उसकी होगी ही होगी। क्या इम्प्लीकेशन होते हैं इसको समझते हैं। इट रेदर रिड्यूसेस द रिप्रोडक्टिविटी ऑफ कोरल। ये जो कोरल है उसकी रिप्रोडक्टिविटी को कम कर देता है और जो कोरल है उसको वनरेबल बना देता है टू द फैटल डिसीजेस। ऐसी कई सारी डिसीज इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि उस समय उसके पास न्यूट्रिएंट नहीं होते, उसके पास खाना नहीं होता जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू एल्गे प्रोवाइड कर रहा था, न्यूट्रिएंट्स, फूड, वो सारी चीज़ें नहीं होती और इस समय वो बहुत वनरेबल होता है। तो कई सारी डिसीज़ के कारण उसकी जान जा सकती है, इस समय वो काफ़ी कमज़ोर और वीक होता है। लेकिन जान जाएगी ही जाएगी ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता। अगर थोड़े समय बाद जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा तो वापस जो है कोरल क्या करेगा, अलगे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन वापस बना लेगा और वापस कलरफुल हो जाएगा और सरवाइव कर जाएगा। जो कोरल मास ब्लीचिंग है वो कब होती है? जब कोरल ब्लीचिंग जो है कंफर्म हो जाए अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशन में। जब तीनों ओशंस में कोरल ब्लीचिंग हो रही होगी तभी उसे कोरल मास ब्लीचिंग इवेंट कहा जाएगा। ठीक है, पहली कोरल मास इवेंट ब्लीचिंग कब हुई थी? 1998 में, जब 20% ऑफ वर्ल्ड रीफ जो है कोरल ब्लीचिंग से सफ़र हुए थे ड्यू टू स्ट्रेस हीट। उसके बाद 2010 में 35% ऑफ रीफ अफेक्ट हुए थे और 2014 से 17 के बीच में थर्ड हुई थी, लगभग 50% ऑफ रीफ्स अफेक्ट हुए थे। अभी जो है लगभग 54 कंट्रीज़ जो है कोरल ब्लीचिंग से अफेक्टेड है और 54% ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ जो है अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कोरल ब्लीचिंग अंडर द हाई ओशनिक टेम्परेचर, अंडर हाई स्ट्रेस। ठीक है, तो अभी फोर्थ इवेंट चालू है, ये ध्यान रखेंगे। पहला कब हुआ था, तीसरा कब, सेकंड कब, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो इसके पीछे के रीज़न क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली जो आपका सी सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अभी देखेंगे तो 21.07 डिग्री आसपास हो चुका है ओशन का टेम्परेचर, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, 1 डिग्री भी अगर टेम्परेचर राइज होता है और 4 हफ्तों तक ये 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होता है तो कोरल ब्लीचिंग होना शुरू हो जाती है और उसके बाद रिवर्सिबल भी नहीं है। अगर इतना स्ट्रेस लंबे समय तक रहेगा तो फिर नॉर्मल भी नहीं हो पाएंगी चीज़ें और बहुत ज़्यादा कोरल की डेथ भी हो सकती है। हालांकि एल नीनो और ला लीना का भी इसमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा एल नीनो वगैरह जो फेनोमेना है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल था, चीज़ें क्लियर है, समझ में आ चुकी है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।